हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2023 अर्थशास्त्र के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसीलिए हम 5-6 प्रश्न ही एक बार में डील करेंगे। ठीक है, तो अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोविड कथन एक है, कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। फिर कथन दो है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। तो देखिए यहाँ पे कथन एक क्या बोल रहे हैं, कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। हाँ, बढ़ा दी थी। क्यों बढ़ाई थी? ताकि हम इन्फ्लेशन को कम कर सकें। ठीक है, अगर बैंक ब्याज दर में वृद्धि करेगा तो लोग पैसे कम लेंगे बैंक से, जिससे क्या होगा, मार्केट में वस्तुओं की कीमत जो होगी वो मुद्रा की कीमत से ज्यादा हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो इस तरह वस्तु ज्यादा होंगे मार्केट में और मुद्राएं कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन क्या है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। तो देखिए ये ऑप्शन गलत है, कथन दो गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कथन सी। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। ये मैं ऐसे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी बार बार, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला कथन यही होता है। पहला ऑप्शन कथन एक कथन दो दोनों सही है, दो एक की सही व्याख्या करता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वास्तविक ब्याज दरों में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में मौद्रिक नीतियां कड़ी हो गई थी। ठीक है, केंद्रीय बैंक कुछ तरीकों से ब्याज दरों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने? मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मार्केट में मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट होती है, जिससे चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा केंद्रीय बैंक? केंद्रीय बैंक क्या करेगा, उच्च ब्याज दरें व्यवसायों के लिए पैसा उधार देना अधिक महंगा बनाती है, जिससे धीमी आर्थिक वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि जब पैसे उधार लेना अधिक महंगा होता है तो व्यवसायों में निवेश करने और नए श्रमिकों को नियुक्त करने की संभावना कम होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, उच्च ब्याज दरें उपभोक्ताओं के लिए पैसा उधार लेना अधिक महंगा बना देती है, क्योंकि कोई क्यों लेगा बैंक से 10% ब्याज में उधार? ठीक है, तो उधार लेना अधिक महंगा बना देती है, जिससे खर्च धीमा हो सकता है। इस कारण यह इस कारण यह है कि जब पैसे उधार लेना अधिक महंगा हो तो उपभोक्ताओं द्वारा बड़ी कीमत वाली चीजें जैसे कार और घर खरीदने की संभावना कम होती है। ठीक है, और अगला है तीसरा, उच्च ब्याज दरें लोगों के लिए पैसे बचाने के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में परिचालित धन की मात्रा में कमी आ सकती है। यह मुद्रास्फीति को धीमा करने में भी मदद करता है। फिर ये फर्स्ट तो अच्छे से समझ में आया होगा कि केंद्रीय बैंक क्यों बढ़ाती है ब्याज दरें, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। कितने कितने तरीकों से बढ़ाती है, क्या क्या होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक, आधारिक संरचना निवेशों न्यास, इसको इन्वेस्ट्स कहते हैं, में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उन निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। ठीक है, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वेस्ट्स को या न्यास को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पे कथन एक जो है वो हमारा गलत है, कर से छूट प्राप्त नहीं है, लाभांश भी कर योग्य है, और जो आधारिक संरचना न्यास होते हैं उनमें जो डिपॉजिट हुई राशि होती है वो भी कर योग्य है। और दूसरा कथन है जो सही है, ये क्या होता है, आधारिक संरचना निवेश ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? प्रतिभूति हित पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन। ठीक है, आधारिक संरचना और न्यासों से जुड़े इन दोनों कथनों में से पहला कथन गलत, दूसरा सही है। अब देखते हैं इन्वेट्स के बारे में कुछ बात। इन्वेट्स क्या है? निवेशकों से धन जुटाकर आय पैदा करने वाली बुनियादी ढांचे वाली संपत्तियों में निवेश करते हैं। इन्वेट्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियमन 2014 के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, और इन्वेट्स के लिए नियामक ढांचा
सरफसाई अधिनियम के तहत पारंपरिक उधारकर्ताओं से अलग होता है। ठीक है। सर्फ सरफेसी क्यों बोले हम, क्योंकि ये यही है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 2002। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन दो क्या है, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। इसको क्या, कार्बन बाजार क्या है कि कोई कंट्री जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उसे उसका कार्बन मार्केट कहते हैं। ठीक है। कार्बन बाजार, इसके लिए कोई और अच्छा इंग्लिश में वर्ड यूज होता है। ये कार्बन बाजार की CO2 जितना, कार्बन डाइऑक्साइड जितना उत्सर्जित करते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है, वातावरण में प्रदूषण फैलता है, इसीलिए कार्बन बाजार की संकल्पना लाई गई। ठीक है। तो ऐसे, तो कथन एक क्या है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार यह जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। बिल्कुल सही है। अगर कार्बन, हर कंट्री का अपना कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट होगा तो सब अपना अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जिससे पर्यावरण को क्या होगा, फायदा होगा। तो और कथन दो क्या है, कार्बन मार्केट संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कथन दो हमारा गलत है। प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित नहीं करते हैं ये। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनमें से कथन एक सही है और कथन दो गलत है। क्यों गलत है, कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक व्यापक साधन हो सकता है। कार्बन बाजार क्या करता है, संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित नहीं करते हैं। कार्बन बाजारों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सबसे व्यापक उपकरणों में से एक माना जाता है। कार्बन बाजारों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सबसे व्यापक उपकरणों में से एक माना जाता है, अतः कथन एक सही है। कार्बन बाजार कार्बन मूल्य निर्धारण के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर वित्तीय मूल्य लगाना है। कोई देश जितना उसका कार्बन क्रेडिट है कि वो इतना ही कार्बन उत्सर्जित कर सकता है, अगर वो उससे ज्यादा उत्सर्जित करता है तो क्या होता है, उस देश पे मूल्य लगता है, मतलब पेनल्टी लगता है। ठीक है। पेनल्टी लगता है, तो हर देश अपनी अपनी पेनल्टी बचाने के लिए कम कार्बन उत्सर्जित करेंगे, जिससे वातावरण क्या होगा, कम प्रदूषित होगा। अब अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधकरण स्टरलाइजेशन के एक भाग के रूप में जाना जाता है। खुला बाजार कार्यवाही का संचालन, निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन, गैर बैंक वित्तीय संसाधनों के लिए कार्यों का विनियमन। ठीक है। तो इसमें जो होता है, ये खुला बाजार कार्यवाही, ये एकदम सही है। खुला बाजार कार्यवाही है जो बैंक करता है, इसके लिए कुछ अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं इसको। ठीक है। ये, अब देखते हैं क्या होता है खुला बाजार कार्यवाही के अंतर्गत। इससे क्या होता है कि ना, जो अर्थव्यवस्था में गतिविधि होती है ना, वो स्टेरलाइज होती है, थोड़ी देर के लिए शांत होती है। ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक की गतिविधि जिसे बंधकरण या क्या कहा जाता है, स्टेरलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है, वह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद है। सरकारी प्रतिभूति मतलब ऑफिशियल बॉन्ड्स होते हैं कुछ गवर्नमेंट के, जो क्या करती है, जब रिजर्व बैंक को पैसा चाहिए होता है या गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो वो रिजर्व बैंक के हाथों ना इसे क्या करती है, मार्केट में बिकवा देती है निजी क्षेत्रों को, जो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं। ठीक है। बंधकरण घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर अपने विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा गई गई कार्यवाहियों को संदर्भित करता है। तो देखिए, रिजर्व बैंक अपने पास क्या क्या रखता है, रिजर्व बैंक गोल्ड में रखता है पैसे, फिर कैश भी रखता है, और क्या रखता है, बॉन्ड्स रखता है। ठीक है। बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये कुछ पेपर्स होते हैं जिनके एवज में वो पहले पैसे लेता है, फिर उसके बाद उसको ब्याज सहित उसे वापस ले लेता है गवर्नमेंट अपने पास। और गवर्नमेंट ये सब किसके माध्यम से करेगी, ये सब करेगी RBI के माध्यम से। ठीक है। तो अगर आप देखते हैं, जब RBI मुद्राओं को खरीदने या बेचने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है, तो यह अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब RBI मुद्राओं को खरीदने या बेचने, तो बॉन्ड्स वो क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा को भारत में निवेश करने के लिए। अगर भारत में डॉलर की कमी हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम अपने ऑफिशियल बॉन्ड्स को बेचेंगे,
बेचेंगे और उन्हें वापस मतलब ब्याज में खरीद लेंगे बाद में, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो इससे क्या होगा, मार्केट में नहीं, जैसे भारत में क्या होगा, विदेशी मुद्रा आएगी। ठीक है। तो इस प्रभाव को बेअसर करने के लिए, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई बंधकरण स्टरलाइजेशन संचालन में संलग्न है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना या खरीदना शामिल है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने वाले विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के मामले में आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेच सकता है। यह प्रणाली अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने में मदद करता है और पैसे की आपूर्ति को कम करता है। इससे इसके विपरीत, और इससे क्या होता है, अगर हम कुछ बॉन्ड्स बेच रहे हैं तो क्या हुआ, मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आया, मतलब मार्केट में क्या हुआ, पैसे का फ्लक्चुएशन कम हुआ है। ठीक है। इसके विपरीत यदि कोई विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप पैसे की आपूर्ति को कम करता है तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है, प्रणालियों में तरलता को इंजेक्ट कर सकता है और प्रभाव को ऑफसेट भी कर सकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार या कॉल मनी मार्केट, कोष पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। अभी इसके बारे में देखेंगे ये सब क्या क्या चीजें हैं, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है। पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं? तो पूंजी बाजार क्या होता है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार। तो देखिए यहाँ पे जो सरकारी बॉन्ड बाजार है, ये हमारा पूंजी बाजार में शामिल होता है। क्यों शामिल होता है? क्योंकि हम बॉन्ड बेच रहे हैं। ठीक है। और उसे चाहे जितनी टाइम बाद हम वापस ले सकते हैं। शीघ्रावधि द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट, ये ना बहुत ही अल्पकालिक होता है, जो रातों रात एक बैंक दूसरे बैंक से संपर्क करके ऋण लेती है। ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा ब्याज देना रहता है। इसकी या तो वो रात भर के लिए ऋण ले रही है, या तो कुछ घंटों में वापस करने वाली है, या तो फिर कुछ दिन, एक दो तीन दिन में वापस कर देगी। तो ये पूंजी बाजार तो नहीं हुआ। ठीक है। और देखते हैं ट्रेजरी बिल मार्केट। तो ट्रेजरी बिल मार्केट कोष पत्र बाजार, ये भी नहीं होता है पूंजी बाजार। ठीक है। स्टॉक मार्केट ये पूंजी बाजार होता है, क्योंकि हम इसमें पैसे डाल के काफी टाइम बाद भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल बी, केवल दो। सी, बी की जगह सी आ गया है, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। और पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है, जहां लंबे अवधि की प्रतिभूतियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और अन्य वित्तीय उपकरण खरीदे या बेचे जा सकते हैं। यह एक ऐसा बाजार है जहां व्यवसाय, सरकारें और व्यक्ति निवेश और विकास के लिए पूंजी जुटाते हैं। ठीक है। क्या बोला है? स्टॉक और बॉन्ड और अन्य वित्तीय उपकरण खरीदे या बेचे जाते हैं। यह एक ऐसा बाजार है जहां व्यवसाय, सरकारें और व्यक्ति निवेश और विकास के लिए पूंजी जुटाते हैं। सरकारी बॉन्ड बाजार, इस बाजार में सरकारी बॉन्डों की खरीदी एवं बिक्री शामिल है, जो सरकार द्वारा अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए गए ऋण साधन है। निवेशक इन बॉन्डों का बाजार में व्यापक कर सकते हैं और इन्हें पूंजी बाजार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम, ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट या टी बिल मार्केट कहते हैं इसको। ठीक है। ट्रेजरी बिल मार्केट या टी बिल, ये क्या होता है? सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन है। ये आमतौर पर एक वर्ष में वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि। क्या होता है, कॉल मनी मार्केट में बताई थी कि अभी जो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए ले रहे हैं, अब एक वर्ष से कम के लिए ले रहे हैं, तो वो ट्रेजरी बिल मार्केट के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये भी पूंजी बाजार नहीं हुआ, परिपक्वता की अवधि के साथ जारी किए जाते हैं ये। फिर अगला देखते हैं, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट को इक्विटी बाजार के रूप में जाना जाता है, जहां सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर या स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। यह निवेशकों को शेयरों में व्यापक करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और पूंजी बाजार का एक प्रमुख घटक है। कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या है? कि कॉल मनी मार्केट बहुत ही अल्पकालिक फंडों से संबंधित है। कॉल मनी मार्केट एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बैंक अपने अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को ऋण देते हैं। ऋण आमतौर पर रातों रात या अधिकतम कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, जो इसे पूंजी बाजार का नहीं बल्कि मुद्रा बाजार का हिस्सा बनाते हैं। ये पूंजी बाजार का नहीं, ये मुद्रा बाजार के हिस्से हैं। इसीलिए उल्लेखित बाजारों में से केवल दो, सरकारी बॉन्ड बाजार और स्टॉक मार्केट, पूंजी बाजार का हिस्सा है। अतः विकल्प दो सही है। प्रकार वे पूंजी बाजार
नहीं, बल्कि मुद्रा बाजार की श्रेणी में आते हैं। जो बाकी हैं वो मुद्रा बाजार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हम अगले में फिर से अर्थशास्त्र के प्रश्न लाएंगे, पार्ट 2 के नाम से 2023 के ही अर्थशास्त्र के प्रश्न रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस थैंक यू।